आज की चर्चा एक आम लेकिन काफी डरावनी कानूनी हकीकत से शुरू करते हैं। जी। एक वैवाहिक विवाद होता है और वो देखते ही देखते एक आपराधिक शिकायत में बदल जाता है, और फिर सिर्फ पति ही नहीं बल्कि उसके बूढ़े माता पिता, दूसरे शहर में रहने वाले भाई बहन, सब। हाँ, सबको एक ही शिकायत में घसीट लिया जाता है। और ये आरोप भी अक्सर बहुत अस्पष्ट होते हैं, जिन्हें कानूनी भाषा में ऑमनीबस एलिगेशंस कहते हैं। ऑमनीबस एलिगेशंस मतलब एक ही शिकायत में बिना किसी खास सबूत के पूरे परिवार पर एक जैसे गोलमोल आरोप। बिल्कुल। इसी परेशान करने वाली सच्चाई पर सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में ध्यान दिया। और ये सिर्फ एक और केस नहीं था ना, ये एक ऐतिहासिक फैसला था। हाँ, एक तरह का लैंडमार्क इंटरवेंशन, जहां पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर माना कि धारा 498A यानी दहेज विरोधी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने सिर्फ दलीलों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब NCRB के आंकड़ों को खंगाला। अच्छा, आंकड़ों पर गए वो? जी। और जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। 2012 में लगभग 2 लाख लोगों को धारा 498A के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। लेकिन इसमें से सजा कितनों को मिली होगी, कोई अंदाजा? मुश्किल है कहना, शायद बहुत कम। सिर्फ 14.4%। क्या सिर्फ 14.4%? मतलब करीब 85% लोग या तो निर्दोष थे या उनके खिलाफ केस साबित ही नहीं हो पाया। सही पकड़ा। ये आंकड़ा तो वाकई हैरान करने वाला है। इसका तो साफ मतलब है कि सिस्टम में कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ थी और कानून का इस्तेमाल सुरक्षा कवच के बजाय एक हथियार की तरह हो रहा था। बिल्कुल। और कोर्ट ने इसे नाजुक संतुलन को साधने की कोशिश की कि असली क्रूरता करने वालों को सजा मिले, लेकिन बेगुनाहों को सिर्फ एक शिकायत के आधार पर होने वाली गिरफ्तारी और अपमान से बचाया जाए। जी। तो ये तो हुई समस्या की पहचान, पर कोर्ट ने इसका हल क्या निकाला? मतलब सिर्फ ये कह देना तो काफी नहीं था कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसके लिए कोर्ट ने 8 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए। ये एक तरह से पुलिस के एक्शन लेने से पहले एक सिविल फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर? कैसा फिल्टर? सबसे पहला और बड़ा कदम था हर जिले में परिवार कल्याण समितियों का गठन करना। 1 मिनट, परिवार कल्याण समिति? ये कौन लोग होते हैं? क्या ये जज होते हैं या कोई सामाजिक कार्यकर्ता? अच्छा सवाल है। इसमें रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या दूसरे सम्मानित नागरिक हो सकते थे। मकसद ये था कि पुलिस की कार्रवाई से पहले एक सामाजिक नजरिए से मामले को देखा जाए। तो मतलब शिकायत पहले पुलिस से इस समिति के पास जाती थी? हाँ, और जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। यही दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश था। आमतौर पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। इसने FIR का मतलब सीधे हथकड़ी वाली सोच पर रोक लगा दी। खासकर उन दूर के रिश्तेदारों के लिए जिनका मामले से कोई लेना देना नहीं होता था। जी, और विदेश में बसे भारतीयों को भी उनके पासपोर्ट जब्त करने या रेड कॉर्नर नोटिस जैसी कार्रवाइयों पर भी रोक लगी। लेकिन एक सवाल उठता है, ये अपराध तो नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसमें समझौता तो हो ही नहीं सकता। तो क्या परिवार इस कानूनी चक्रव्यूह से कभी बाहर ही नहीं निकल सकते थे? ये एक बहुत बड़ी उलझन थी। तकनीकी रूप से आप सही हैं, लेकिन कोर्ट ने एक व्यवहारिक रास्ता निकाला। क्या रास्ता? उन्होंने कहा कि अगर दोनों पक्ष समझौता कर लेते हैं तो जिला न्यायाधीश उस रिपोर्ट के आधार पर मामले को खत्म कर सकते हैं। ये परिवारों को सालों चलने वाली कानूनी लड़ाई से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो असल में इस फैसले का निचोड़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत और गिरफ्तारी के बीच एक तरह का स्पीड ब्रेकर लगा दिया। हाँ, बिल्कुल। और वकीलों के लिए इस फैसले का पैराग्राफ 19 अरनेश कुमार मामले के दिशा निर्देशों के साथ मिलकर जमानत और पेशी से छूट के लिए एक मजबूत आधार बन गया। और ये समझना भी जरूरी है कि भले ही बाद में सोशल एक्शन फोरम मामले में इन दिशा निर्देशों में कुछ बदलाव हुए, खासकर परिवार कल्याण समितियों को लेकर। हाँ, उसमें कुछ बदलाव हुए थे, लेकिन राजेश शर्मा फैसले का जो मूल सिद्धांत है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और वो सिद्धांत है, गिरफ्तारी एक अपवाद है, नियम नहीं। ये चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक कानून जो पीड़ितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, उसके गलत इस्तेमाल को रोकने और असली न्याय सुनिश्चित करने के बीच हमारा समाज और हमारी न्यायपालिका वो सही संतुलन कैसे बना सकती हैं।